बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वैसे आज शहजाद साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंडर जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं जैसे APS है, फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल जिसे FG स्कूल्स हम कहते हैं, उनमें परमानेंट बेसिस पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है वो रिक्रूटमेंट का इश्तिहार आया हुआ है। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सारे के सारे इश्तिहार पे तो बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा इश्तिहार है। उनमें से हम दो ऐसी पोस्ट हैं जो टीचिंग स्टाफ की हैं और 3 ऐसी सीट्स हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं। तो हम सिर्फ इन्हीं पे बात करेंगे। वैसे ओवरऑल इस ऐड के अंदर बहुत कुछ मौजूद है। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आप आजकल ये सर्कुलेट भी हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। अब हम इन जो टीचिंग स्टाफ है सर, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। एलिमेंट्री स्कूल टीचर BS14 मेल, इसकी सर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 121 है। और दूसरा एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल BS14, इनकी जो है सीट्स वो है 71। अब ये क्योंकि फेडरल का इदारा है, फेडरल के इदारे में तमाम सूबों से, GB से, गिलगित बल्तिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर के भी लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इन सब का कोटा इसके अंदर फिक्स्ड होता है। तो इसका मतलब है ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए जॉब्स हैं। सर इस ऐड में एक और अच्छी बात जो हमारे जानने वालों के लिए मालूमात कौन है कि यहाँ पर कोटे की परसेंटेज भी दी हुई है कि फेडरल का जो कोटा है वो किस तरह से मुतय्यन होता है। हाँ, फेडरल ओवरऑल वैसे ये क्योंकि CSS का पैटर्न है ना, ठीक है, मतलब CSS में कोटा इसी तरह से एग्जामिन होता है, ये जो लिखा हुआ है। हाँ जी, तो मीन के ये फेडरल का क्राइटेरिया यही है। ठीक है। तो जी अब आ जाते हैं जी कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल एंड फीमेल दोनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है। अच्छा सर, अब इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो ज़रा आप काइंडली मुझे बता दें। सर सिंपल है कि ग्रेजुएशन हो आपकी, सॉरी बैचलर आपकी हो 4 साल डिग्री यानी इक्वल टू BS, 16 ईयर एजुकेशन हो आपकी किसी भी सब्जेक्ट में, और मैक्सिमम जो है वो सेकंड क्लास हो या सी ग्रेड तक हो, इससे कम ना हो। अच्छा जी, आपकी जो सेकंड डिवीजन है MA MSc और BS ऑनर्स, हाँ जी, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, इस इश्तिहार के अंदर सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं रखी गई। अगर आपने एजुकेशन में किया है, इंग्लिश में किया है, पर्शियन में किया है, कोई एग्रीकल्चर में किया है, आपने इंजीनियरिंग में किया है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपने किया है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये अब इसके साथ जो मज़े की बात है कि BEd की कंपलसरी शर्त नहीं हाँ है। जी, तो आप में से वो लोग जिन्होंने BEd नहीं किया हुआ वो भी कर सकते हैं। अगर जिसका BEd कंटिन्यू है वो भी कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि BEd मांगा ही नहीं गया, मांगा गया है BS ऑनर्स या MA MSc सेकंड डिवीजन में, 16 ईयर एजुकेशन आपकी हो 16 किसी भी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के अंदर। अब इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है सर वो हाँ है जी, 18 से 30 साल तक, ठीक है, इंक्लूडिंग 5 ईयर जर्नल एज रिलैक्सेशन। ओके। 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये उन्होंने खुद बता दिया। आगे कुछ कंडीशंस हैं स्पेसिफिक लोगों के लिए फेडरल के अंदर, क्योंकि स्पेसिफिक लोगों के लिए कंडीशंस मौजूद हैं। बट जो जर्नल एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल ऐड कर दी गई है, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर आपकी एज 23 सितंबर तक 30 साल है तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। हाँ, इसकी कट ऑफ डेट जो है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक आपकी 23 सितंबर है, तो आप 23 सितंबर तक आप 30 साल के हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब सर आ जाते हैं इसकी तनख्वाह पे। आगे हाँ अभी लोअर डिविजनल क्लर्क और अपर डिविजनल क्लर्क की जो सीट्स हैं हमारे पास, ये कौन कौन सी हैं जरा पढ़ दें सर। सर फर्दर जो है नॉन टीचिंग स्टाफ वाली उसमें हम हैं तो काफ़ी सारे, लेकिन हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है अपर डिवीजन क्लर्क की BPS 13 की है, लोअर डिवीजन क्लर्क BS 11 की है, और लाइब्रेरी असिस्टेंट BS 7 की है। चलें जी, हम नॉन टीचिंग स्टाफ में सिर्फ इन 3 को डिस्कस करेंगे। अभी आ जाते हैं जी इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होती है, इन टीचर्स की जो ये रिक्रूट होंगे इनकी तनख्वाह कितनी होगी, हाँ जी, और इनकी आगे प्रमोशन के हवाले से क्या सिस्टम है। जी सर। अब सर इसका ये है नंबर 1 कि ये डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब्स हैं, ये अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है सर कि इनके जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, ये जो BS14 के हैं, इनकी प्रमोशंस होती है सब्जेक्ट वाइज। आगे इनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स होती हैं। ठीक है, इनमें से जो लोग रिक्रूट होंगे
वो स्पेशलाइजेशन उन्होंने, फ़र्ज़ करो एक बंदे ने इंग्लिश में की हुई है, हाँ जी। कल को इंग्लिश के 16 स्केल की अगर जॉब खाली होती है, हम्म, जैसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की या एसएसटी की होती है 16 में और 17 में, हम्म, तो ये लोग कैपेबल एलिजिबल जो होंगे ये वहाँ पर जा सकेंगे बाय प्रमोशन भी। ठीक है। अब इनकी जो तनख्वाह है सर, हाँ जी, 14 स्केल की। 14 स्केल की तनख्वाह, वो कल मैंने मालूम करने की कोशिश की है। हम्म, तो तनख्वाह इनकी ठीक है, मतलब मुझे ये था कि शायद तनख्वाह रेगुलर होने के साथ कम इनकी होगी। तनख्वाह कम होगी, लेकिन तनख्वाह कम नहीं है। अब मुझे जिस बंदे ने मालूमात दी, क्योंकि मेरे अपने भतीजे भी एफजी और एपीएस स्कूलों में पढ़ते रहे हैं, हम्म, तो मैंने एक अपना बंदे से मालूम किया है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि जी इनकी जो तनख्वाह, क्योंकि इनको कोई एक वहाँ पर अलाउंस भी लगता है, ठीक है। तो इनकी जो BS14 का बंदा है इसकी तनख्वाह कोई 65 से 70,000 के करीब होगी। ओके, तो क्या इसके अलावा इन लोगों को कोई रिहाइश वगैरह भी मिलती है? वो मैंने मालूम नहीं किया, मेरे ख्याल में इनके हॉस्टल्स हैं, ठीक है। और हॉस्टल्स में शायद रिहाइश हो, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं तो है। क्या इनकी पोस्टिंग विद इन प्रोविंस हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है। ओके, ये डर तो नहीं होता कि यहाँ का बंदा है उसको बाजोड़ भेज देंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम्म, अच्छा, एक तो सर ये है कि ये क्योंकि कंटोनमेंट एरियाज, कैंट एरियाज के हाँ अंदर जी। स्कूल होते हैं, हाँ जी। तो अब कैंट ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी आपने कहा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, लाइक अगर पंजाब के अंदर हम हाँ देखें, जी। पंजाब में आप शोरकोट कैंट देखते हैं, हाँ जी। सरगोदा कैंट देखते खारियाँ हैं, है। खारियाँ देखते हैं, जेल ठीक। हम देखते हैं, ऊपर आ जाएं तो गुजरांवाला देखते हैं पिंडी आप, है। ठीक है। हम्म, उसके बाद वहाँ वो पिंडी तो हेडक्वार्टर हो गया ना जी। मतलब कुछ लिमिटेड एरियाज हैं जहाँ पर कंटोनमेंट एरियाज हैं। ऐसे तो ही। ये कैंट के अंदर इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, ये आम सारे शहरों के अंदर नहीं है। ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिग सिटीज की जॉब है, हम्म, आप बड़े शहर के अंदर सर्व करेंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर सर्व करेंगे, ठीक है। ओके। प्रमोशन भी ठीक है, हम्म, तनख्वाह भी ठीक है, हम्म, पोस्टिंग भी ठीक है, ये तीनों चीजें हाईली रिकमेंडेड है। ओके, जबरदस्त। और यहाँ पर जो सीखने की सलाहियत है ना सर, हम्म, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये इतने प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस हैं हम्म, कि मतलब इनकी वीकली, इनकी क्वार्टरली, मतलब जैसे हम ट्रेनिंग्स, कहते हैं रेफ्रेशर। ट्रेनिंग्स हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, उसके साथ साथ सर इनकी जो जिसे हम कहते हैं इवेंट्स होते हैं अपने हम्म, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हम्म, वो भी बहुत कुछ सिखाते हैं टीचर्स को। ठीक है। और फिर इनके साथ जो टीचर ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं, जो इनको ट्रेनिंग्स करवा रहे होते वो हैं मुख्तलिफ, वो स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं प्रोफेशनल और होते हैं। प्रोफेशनल होते हैं। सो इनके अंदर ट्रू स्पिरिट में प्रोफेशनलिज्म आ सकती है अगर कोई सीखने वाला बंदा हो तो। ओके, ओके। ठीक है। अब सही। हम इस पे सर, आपका कोई सवाल है? बस सर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी हमारी इसकी इसी एड के अंदर 3 ऐसी पोस्टें हैं जो कि हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। हम्म, और अपर, अच्छी खासी जी, तादाद में ही। यूडीसी है, अपर डिविजनल क्लर्क BS13, नंबर ऑफ सीट्स 37, लोअर डिविजनल क्लर्क BS11, नंबर ऑफ सीट्स 23, और इसके साथ है लेबॉर्टरी असिस्टेंट BPS7, इसकी मैट्रिक विद साइंस मांगी हुई है, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 34 है। तो सर अपर डिवीजनल क्लर्क और लोअर डिवीजनल क्लर्क की जरा एलिजिबिलिटी बता दें क्या है? सर जो यूडीसी यानी अपर डिवीजन की है सर, उसमें यह है कि आपकी इंटरमीडिएट हम्म, या इक्विवेलेंट हो। ठीक है। ठीक मीन है। आपने FA, FSC, ICS, ICOM, बी काम। BCom या डिप्लोमा किया हुआ हाँ है? जी। ठीक है जी। अच्छा, जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे ना, फिर उनको ये NITB से 3 वीक्स का बेसिक IT का कोर्स ठीक करवाएंगे। है, जैसे नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है NITB का मतलब, तो ये वहां से कंडीशन यहाँ पे वैसे क्यों लिखी होती है? ये तो जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद का प्रोसेस है ना। तो इसके क्या? मतलब ये है, वो हाँ। ये कह रहे हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए। ओके, ठीक है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो ठीक है। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक कोर्स करवाया जाएगा ओके। जो कि आपने पास करना होगा। हाँ, उसको पास करना जरूरी हाँ, है। उसको पास करना होगा, ये ओके, लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 37 है, अपर डिविजनल क्लर्क की। इसमें जो मेरिट की हैं वो 15 और जी ओपन कोटा की हैं जो वो 3 हैं। जी, तो ये भी इसी तरह सारे जो कोटाज हैं इसके अंदर एलिजिबल हैं, तमाम प्रोविंसेस की सीट्स हैं। तो प्लीज़ आप में से वो लोग जो यूडीसी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, इनकी भी पोस्टिंग होनी ही स्कूल्स के अंदर ही है, ठीक है। क्योंकि ये सारे स्कूल्स के अंदर ही और सीट्स होंगी। इनकी प्रमोशन के हवाले से कोई मालूमात हैं? सर जो अपर डिविजनल क्लर्क होता है इनका, वो वहाँ पर असिस्टेंट बनता है, ओके, जिसे हम सीनियर क्लर्क कहते हैं। ठीक है। तो सीनियर क्लर्क बनता है, फिर वो असिस्टेंट। असिस्टेंट बनता है, और फिर वो सुपरिटेंडेंट, मतलब इनका इस तरह से कुछ चैनल मौजूद ओके, है। ठीक हो गया। और इसकी जो एज रखी गई है अपर डिविजनल क्लर्क की, वो 18 से 30 साल है, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। अब आ जाते हैं सर यूडीसी LDC पे, ठीक है। लोअर डिविजनल क्लर्क। इसकी सर क्वालिफिकेशन है मैट्रिक। हाँ जी। इसकी जो टाइपिंग स्पीड है
वो 30 वर्ड्स पर मिनट। 30 वर्ड पर मिनट, जो कि अपर डिवीजन क्लर्क के अंदर नहीं रखी गई। हाँ जी। मतलब ये एक मतलब फ़ायदा हो गया। हाँ जी। अब सर इसमें भी लिखा हुआ है कि आप 3 वीक्स का कोर्स करेंगे नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से, MS ऑफिस का। अच्छा, यहाँ पर मैटर के साथ जो 30 वर्ड्स मांगे गए हैं, इसमें ये मेंशन नहीं है कि इंग्लिश की होगी या उर्दू की, तो इसलिए अगर आप लोग ये करना चाहते हैं तो ये दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी हाँ होगी। जी, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये इंग्लिश की ही होगी, क्योंकि उर्दू की सेपरेट अगर वो लेते हैं तो लिख देते हैं कि उर्दू की भी लेकिन होनी फिर चाहिए। भी हम्म। आपके पास टाइम होगा, आप इसको प्रैक्टिस जी, कर सकते इसकी हैं। भी 18 साल से 30 साल तक एज है, हम्म। और लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है वो मैट्रिक विद साइंस मांगी हुई है, और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 है और 34 34। हैं, और ये भी 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सर, इसको अप्लाई कहाँ पर करना है इन तमाम पोस्ट के जी ऊपर, बिल्कुल बताएं सर ये ज़रा। सर, इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है। उससे पहले आप लोगों ने जाना है FGEI की वेबसाइट पर, वो है www.induction.fgei.gov.pk। ठीक है। इस वेबसाइट पर जाना है, आगे आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, आपने उसको फिलअप करना है, आपका साइन अप हो जाएगा। उसके बाद साइन इन करके आपने अपनी सारी प्रोफाइलिंग करनी है, और उसके बाद आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसमें आपने हार्ड कापीज़ नहीं भिजवानी किसी भी एड्रेस पर। ठीक है। अच्छा, आप में से वो लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं, हम्म, उन लोगों को जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 साल की दी गई है, और ठीक अगर है। उसकी भी सिर्फ 2 साल अगर जिस बंदे की कंटिन्यूअस सर्विस होगी तो उसे 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है। और जो आर्मर्ड फोर्सेस के लोग हैं उनको 15 साल की दी गई है, जो हाँ जी। रिटायर्ड ऑफ मतलब आर्मर्ड फोर्सेस से हैं, या एजेंसी स्पेशल एजेंसीज से हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से, उनको 15 साल की दी गई है। जो स्पेशल पर्सन हैं उनके लिए 10 साल तक जी, एज स्पेशल कैप। पर्सन्स की भी 10 साल के लिए है, और जो विडोज और सन डाटर ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट, अगर कोई ऐसा मतलब नौजवान जिसके वालदैन में से कोई एक जो है वो 1/7/2005 से पहले या उस आफ्टर ऑन है ना, और आफ्टर, हाँ जी, उसके ऑन और बाद। आफ्टर या उसके बाद कोई अगर मतलब हुआ है, हाँ जी, तो तो उसको फिर ये उसको मिलेगी। 5 साल की और रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके साथ साथ 3 साल की एज रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी होती है, या कुछ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरिया के, कश्मीर के, GB के, सिंध रूरल या बलूचिस्तान के, ठीक है। उनके लिए भी 3 ईयर की इस 30 ईयर के बाद शामिल अच्छा है। सर, ये बताएं कि कोई हार्ड कॉपी भेजनी है? नहीं सर, हार्ड कापी अच्छा, भेजेंगे आप हम। लोगों ने जी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स का जो टेस्ट होगा वो पिशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, क्वेटा, ये 4 ऐसे मतलब ये सेंटर्स हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, पिशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड क्वेटा। यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, टेस्ट होगा, जो कि आप लोगों को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आ जाते हैं सर हम रिटन टेस्ट के ऊपर कि उसमें क्या आना है। बिल्कुल, ये अहम क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, अब रिटन टेस्ट इसका है 100 नंबर का MCQs पेपर होगा। 100 नंबर के अंदर वो निकालें सर जो हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट थे। जी 100 नंबर के MCQs पेपर के अंदर 20 नंबर की तो होगी सीधी सीधी पैडागोजी। ठीक है। ठीक है, जो कि मतलब हम आम रूटीन के अंदर देखते हैं कि पैडागोजी स्किल, मीन टीचिंग स्किल जो हैं, कैसे क्लासरूम को मैनेज करना है, टीचर्स ट्रेनिंग कैसे होती है, आपने बच्चों के साथ मतलब किस तरह से इंटरेक्ट करना है, इसे हम कहते हैं पैडागोजी स्किल, जो BEd में आप अक्सर पढ़ते होते हैं। ऐसे 20 नंबर की वो आनी है। जर्नल साइंस, जिसमें बेसिक फिज़िक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक अपना बायोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से जो सवालात हैं वो 20 नंबर की आनी है कंटेंट वेटेज में। और इसी तरह से मैथ, जर्नल मैथ मीन के इसमें बेसिक मैथ होगी, अरिथमेटिक, अलजबरा और जियोमेट्री और कोई सीरीज़ वगैरह होंगी, और एवरेज, रेशो, ये वाले क्वेश्चन 20 नंबर के आने हैं इसमें। अब इसका जो अगला हिस्सा है वो है पाकिस्तान स्टडीज़ का। 20 नंबर पाकिस्तान स्टडीज़ में से आने हैं और 20 नंबर इंग्लिश में से आने जी हैं। बिल्कुल। ये टोटल आपका पेपर है, MCQs बेस्ड पेपर आना है इन 5 हिस्सों में से। अगेन मैं बता रहा हूँ, 20 नंबर इंग्लिश के, आप इंग्लिश की बेसिक कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, सेंटेंस करेक्शन, इडियम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएंगे। इसी तरह जो पाकिस्तान स्टडी है, एटलीस्ट आप 1857 से लेकर अब तक जितनी भी कोई एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं तो आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जर्नल मैथ के अंदर अगेन पहले भी बता दिया है कि बेसिक अरिथमेटिक्स आएगी, जियोमेट्री,
उसके बाद आपकी कोई रेशो, परसेंटेज, एवरेज और उसके साथ साथ सीरीज़ वगैरह भी आ सकती हैं। उसके बाद है जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर जैसे बेसिक फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से जो कि सवालात मुमकिन है वो आएंगे। और पेडागोजी में जो बीएड में पढ़ाया जाता है आपको, पेडागोजी स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, उसमें से 20 नंबर का आना है। मैं सर आपकी बात को मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। जिस तरह आपने इसको बताया कि 5 पोर्शन है 20-20 मार्क्स के, तो इसलिए बेहतर है कि आप 9-10 की बुक्स उठाएँ, पाक स्टडी की, मैथ की और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की। वहाँ से आपके ये 3 पोर्शन जो साइंस से मुतल्लिक़ हैं और पाक स्टडी की, ये आपके बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो जाएँगे। इंग्लिश के लिए जिस तरह आप रिकमेंड करते होते हैं कि टू द पॉइंट या सनशाइन, कोई एक बुक उठा लें, वहाँ से आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। और पेडागोजी के लिए तो एक ही ऑप्शन है, बीएड की बुक्स। ये 4-5 बुक्स आप ले लें, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। या इसके अलावा भी ऑप्शन है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मार्केट के अंदर कोई गाइड अवेलेबल होता है, कोई हेडमास्टर गाइड है, कोई लेक्चरर कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गाइड है। हाँ जी। अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती हैं तो मेरे ख्याल में ये कर सकते हैं। और अगर आप सर कहेंगे तो हम मार्केट में देख के कोई अच्छी किताब, तो अगली वीडियो में हम किताब भी रिकमेंड कर देंगे, ये भी अच्छा है। ठीक है जी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, 2 दिन के बाद हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे। और आप लोगों को मार्केट के अंदर अगर कोई अच्छी किताब मौजूद है तो वो भी रिकमेंड कर देंगे कि आप ये अगर किताब लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सर और कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो मालूमाती लगी होगी। अगर लगी है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें जिन्होंने इन सीट्स के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके। बग़ैर टाइम ज़ाय किए प्लीज़ आप लोग जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की जो वेबसाइट है, जैसे कि शहजाद साहब ने बताई थी कि induction.fgei.gov.pk, इसके ऊपर जाएं, फ़ौरन अपना लॉगिन क्रिएट करें, अप्लाई करें। ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं रखी गई इसकी। तो जल्दी से इस बेटर अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल करने के लिए अप्लाई करें और फिर बैठ जाएं। इसका इम्तिहान ज़्यादा देर बाद नहीं होता, बहुत जल्दी हो जाया करते हैं। तो जी बहुत शुक्रिया।